हेलो छात्रों, आइए आज कक्षा 3 का व्याकरण में पहला पाठ हिंदी व्याकरण में भाषा और व्याकरण। भाषा और व्याकरण छात्रों, भाषा और व्याकरण, यह व्याकरण का जब किताब हम किसी भी कक्षा का पलटते हैं, खोलते हैं, तो सबसे पहला पाठ यही मिलता है। क्यों? क्योंकि भाषा क्या है, जब तक हम भाषा को नहीं जानेंगे, व्याकरण को नहीं समझेंगे, तब तक हम किसी भी साहित्य को न पढ़ सकते हैं, न समझ सकते हैं, और न ही अपने अगर लिखने की जरूरत पड़े तो लिख सकते हैं। क ल म, अगर हमें यह न मालूम हो कि क पहले होगा, ल पहले उसके बाद होगा, म उसके बाद होगा, तो हम तो इधर उधर करके म ल क भी लिख सकते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। इसलिए हमें व्याकरण जानना चाहिए, क्योंकि व्याकरण ही हमें नियमों के आधार पर पढ़ना लिखना सिखाता है। व्याकरण ही हमें शुद्ध बोलना, पढ़ना तथा लिखना सिखाता है। भाषा की उत्पत्ति छात्रों, उत्पत्ति अर्थात जन्म निर्माण आज से 5000 वर्ष पहले हो चुका है। 5000 वर्ष पहले भाषा की उत्पत्ति हो गई, और निरंतर जब पहले आदि मानव रहा करते थे जंगलों में, तब सबसे पहले सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते थे। इस तरह से करके बोलते थे, चूंकि भाषा की उत्पत्ति नहीं हुई थी। क्या बोलना है, क्यों बोलना है, कैसे बोलना है, नहीं पता था। एक नियमबद्ध तरीके से हम नहीं चल रहे थे। तब अब जब भाषा की उत्पत्ति धीरे धीरे होने लगी, तो पहले समस्या आई, उसके बाद समाधान हुआ। भाषा की उत्पत्ति आई, और भाषा की उत्पत्ति होने के बाद से सभी लोग एक दूसरे से बातें करने लगे, और तब हुआ जन्म मौखिक भाषा का। मौखिक भाषा में जब मौखिक भाषा का उत्पत्ति हुआ, तो मौखिक भाषा अर्थात मुंह से बोलकर या बोले हुए को सुनकर हम भाषा को समझने लगे। इधर आओ उधर जाओ कहने लगे। उसके बाद से लिखने वाली भाषा का प्रयोग हुआ। छात्रों, हम एक के बाद एक व्याकरण के पाठ को देखेंगे और समझेंगे। पाठ का नाम है भाषा और व्याकरण। भाषा एवं व्याकरण, भाषा और व्याकरण, यह दोनों ही सही है। एवं और यह दोनों एक ही कहा जाता है। भाषा और व्याकरण, भाषा पहले फिर व्याकरण। छात्रों, एक चीज देखिएगा, मैं एक आपको दृश्य दिखाता हूं और एक कहानी सुनाता हूं। बड़ी ही अच्छी कहानी है, थोड़ा ध्यान से सुनना। कहानी यह है कि दो मित्र आपस में मिलते हैं। दो मित्र आपस में मिलते हैं, एक दूसरे से बहुत दिनों के बाद मिलते हैं। गर्मी की छुट्टी में कोई दूसरे स्कूल में है, कोई दूसरे स्कूल में है, तो गर्मी की छुट्टी समर वेकेशन में सब लोग मिलते हैं। तो एक छात्र बोलता है दोस्त से अपने कि देखो मेरे पापा ना पुलिस इंस्पेक्टर हैं। पुलिस इंस्पेक्टर हैं? दूसरा दोस्त ने कहा कि तुम्हारे पापा पुलिस इंस्पेक्टर हैं? हाँ। और छात्रों, एक बात किसी को मत बताना, इस कहानी में है जो मैं आपको बताता हूं कि दोनों ही लड़कों को खुजली हुई है। और कैसे खुजलाते हैं देखो। तो उसको खुजली, अब बातें करते करते उसको खुजलाहट हो रही है, पैर में हाथ में खुजलाहट हो रही है। तो वो बोलता है अपने दोस्त से कि देखो मेरे पापा ना सुबह सुबह ऐसे करके सॉक्स पहनते हैं, फिर ऐसे करके पैंट पहनते हैं, ऐसे करके पैंट पहन, और खुजलाते जा रहा है। फिर
ऐसे करके गंजी पहनते हैं, गंजी पहनते हैं, बनियान। फिर शॉर्ट पहनते हैं, बटन भी लगाते हैं। फिर वो अपना सारा बटन लगाने के बाद कॉलर का भी बटन लगा लेते हैं। अब दूसरे को भी खुजली हुई है, और देखना कि खुजली वाले जो लोग होते हैं वो अगर दूसरे को देखते हैं खुजलाते हुए तो उन्हें भी खुजली होने लगती है। अब उसको भी खुजली हो रहा है, वो भी ऐसे कर, हाँ तुम्हारे पापा इस तरह से जूते पहनते हैं, मोजे पहनते हैं, बहुत अच्छी बात है। फिर बोले क्या, मेरे भी अंकल पुलिस वाले हैं और वो भी ऐसे पहनते हैं, और साथ में उसके माथा में भी खुजली हुआ था। साथ में वो ऐसे सॉक्स पहनते हैं, ऐसे पैंट पहनते हैं, बेल्ट लगाते हैं, और बाद में टोपी भी पहनते हैं। छात्रों, अच्छा लगा होगा कहानी। अब एक चीज समझने वाली बात इसमें है कि वो जो ऐसे बोल के बता रहे थे, वो भाषा कौन सा है? मुंह से बोल रहा है तो मौखिक भाषा है। वेरी गुड। और ऐसे जो इशारे में कर रहा था वह कौन सा भाषा है? सांकेतिक भाषा है। अभी लिखित भाषा आई नहीं, क्योंकि लिखित भाषा तो चिट्ठी लिखने में जब कुछ लिखा जाता है तब उसमें लिखित भाषा का प्रयोग हम करते हैं। छात्रों, अगला लेसन है, यह देखिए सांकेतिक भाषा कहां कहां हमें देखने को मिलता है। तो आप कभी बस से जाते हैं शहर में, तो यहां ये है ट्रैफिक पुलिस। ट्रैफिक पुलिस जब ट्रैफिक पर खड़े रहते हैं तो चूंकि चार तरफ से गाड़ियां आती हैं, चारों तरफ से अगर गाड़ियों को छोड़ दिया जाए तो आपस में टकरा जाएंगे, इसलिए, और वहां पर बोलेंगे चिल्लाएंगे तो कौन सुनेगा उनकी आवाज, इसलिए वह विसिल बजाते हैं या फिर ऐसे हाथ से इशारा करते हैं। इसका अर्थ हो गया रुक जाओ। वेरी गुड। और इसका ऐसे करते हैं, मतलब इधर वाले जाएं, इधर वाले रुक जाएं। इसी तरह से फिर इधर मुड़ते हैं और ऐसे करते हैं या ऐसे करते हैं, अर्थात उधर वाले रुक जाएं और इधर वाले चलें। इस तरह से करके हम ट्रैफिक के नियमों का पालन करते हुए गाड़ियों को यहां से वहां, वहां से यहां ले जाते हैं। आपने देखा होगा, और देखा होगा आपने सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हुए क्रिकेट के मैदान में। जी हाँ, एम्पायर महोदय जो रहते हैं वह क्या क्रिकेट के मैदान में एम्पायर महोदय, एम्पायर मुंह से बोलते हैं कि आउट हो गया? नहीं, वह बैट्समैन मारा है बॉल और चला गया, कमेंटेटर महोदय बोलते हैं, और यह बाउंड्री पार ऊपर फ्लाइंग शॉट मारे हैं, और एम्पायर ऐसे उठाते हैं। एम्पायर चुपचाप रहता है मुंह बनाए हुए, लेकिन इसका मतलब 2 उंगलियां ऊपर उठा दिया, मतलब 6, और अगर 1 उंगली उठाता है तो आउट। अगर ऐसे करते हैं तो, यानी कि वहां पर कुल का कुल मिलाकर के एम्पायर महोदय कुछ मुंह से बोलते नहीं हैं और ना ही लिखते हैं, बल्कि अपने संकेत के माध्यम से बताते हैं। फुटबॉल के फील्ड में रेफरी बोलते हैं ऐसे, यानी इन इशारों का एक निश्चित अर्थ होता है। जैसे मैंने कहा छात्र खड़े होने के लिए, और कहा बैठ जाने के लिए। क्लास में सर लोग भी या मैम लोग कहती हैं ऐसे कि इस तरह के जो इशारे होते हैं यह सांकेतिक भाषा कहे जाते हैं। यह है सांकेतिक भाषा, जिसका प्रयोग सबसे पहले आदि मानव ने किया। अब
भाषा के मुख्य दो ही रूप होते हैं। क्यों? क्योंकि सांकेतिक भाषा एक ही तरह का नहीं होता। कई बार ऐसा होता है, बच्चे जब स्कूल से घर जाते हैं और घर जाने के बाद से वह मम्मी पकड़ लेती है, खाओ, बिना खाए नहीं जाना है, चलो खाओ, भाग जाता है तुम, और बच्चा सोचता है कि किधर से जगह मिले, इधर से। तब तक उसका फ्रेंड जंगला के पास आके बोलता है कू। अब ये मतलब समझ गया कि कॉल लेटर आ गया है, फील्ड में बुलाहट है, जाना है। ऐसी बातें जो होता है, वो कू, मुंह से तो आवाज किया लेकिन उस कू का कोई मतलब नहीं था, मतलब संकेत था कि आजा भाई, इंतजार हो रही है, विकेट बॉल तैयार है। अब ये बात जब सुनता है तो सोचता है बच्चा कि चलो भाई, मम्मी तो बिना खिलाए जाने नहीं देगी, तो अच्छा हो कि जल्दी जल्दी खा ही लेते हैं, और फटाफट खा लेता है। उसके बाद मम्मी के चंगुल से छुटकारा मिलते ही वो अपने आप को किसी जेल से आजाद समझता है और आजाद होकर के वो जाता है। जाकर जेल से आजाद होने के बाद अपनी फील्ड में खेलता है अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ। तो उस सांकेतिक भाषा का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है, इसलिए उसे भाषा का रूप नहीं माना जाता है। भाषा के दो रूप होते हैं। कौन कौन से? तो पहला है मौखिक और दूसरा है लिखित। मौखिक भाषा किसे कहते हैं और लिखित भाषा किसे कहते हैं? आइए देखते हैं दोस्तों, छात्रों, मौखिक भाषा किसे कहते हैं? तो जिस भाषा को मुख से बोला तथा कानों से सुना जाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मुंह से बोला और कानों से सुना जाता है उसे क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। छात्रों, जिस भाषा को मुंह से बोला और कानों से सुना जाता है उसे कौन सा भाषा कहते हैं? मौखिक भाषा। जैसे टेप रिकॉर्डर में कहीं शादी हो रही है और गाना बज रहा है, हमको भी घर में सुनाई दे रहा है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। भाई दिल है, ये पागल कैसे हो सकता है? दिल तो पागल है तो भेजो पागल खाना है आगरा में। पागल ये गाना जो हम लोग सुनते हैं, ये सुनना, ये भाषा का कौन सा रूप है? कौन सा? मौखिक। बोलिए, मौखिक रूप। वेरी गुड, मौखिक रूप है, भाषा का मौखिक रूप है, अर्थात मुंह से बोलना, और वहां पर टेप रिकॉर्डर गा रहा है और हमारे कानों में यहां पर हम सुन रहे हैं। तो सुन रहे हैं यानी मुंह से बोलना और सुनना, कोई भी बात बोलना और सुनना, यह क्या हुआ? मौखिक भाषा हुआ। ठीक है। और लिखित भाषा किसे कहते हैं? तो लिखित भाषा लिखकर अपनी बात प्रकट करना तथा लिखा हुआ पढ़कर दूसरे की बात समझना लिखित भाषा कहलाती है। लिखकर अपनी बात प्रकट करना, अगर हम किसी को लिखते हैं कोई बात, तो उसको लिखकर, जैसे स्टूडेंट्स आप किसी कारण से एब्सेंट होते हैं तो अपने सर को एक आवेदन पत्र देते हैं, पत्र लिखते हैं, तो उसमें क्या लिखते हैं? सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय द्वारा वर्गाध्यापक महोदय, विद्यालय का नाम देने के बाद से द्वारा वर्गाध्यापक महोदय। उसके बाद विषय लिखते हैं, विषय में यह लिखते हैं कि 1 दिन की अवकाश हेतु या 2 दिन के अवकाश हेतु। फिर उसके बाद जिस कारण से, मान लीजिए अपने मामा के यहाँ आप शादी में अपने पेरेंट्स के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ गए हैं, तो लिखते हैं महाशय या महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं अपने मामा जी की शादी में शरीक होने के लिए मामा जी की शादी में उपस्थित था, अतः मैं विगत 2 दिनों से विद्यालय नहीं आ पाया, या आगामी 2 दिन में विद्यालय नहीं आ पाऊंगा, अतः श्रीमान से अनुरोध है कि हमें
2 दिन की अवकाश प्रदान की जाए, छुट्टी दी जाए इत्यादि लिखते हैं हम। तो ये लिख कर जब अपने बातों को कहते हैं किसी से, तो वह क्या है? भाषा का लिखित रूप है। लिख कर अपनी बात प्रकट करना तथा लिखा हुआ पढ़कर दूसरे की बात समझना लिखित भाषा है। छात्रों, लिखित भाषा समाचार पत्र पढ़ना कौन सी भाषा है? लिखित भाषा है, क्योंकि यहां देखिए लिख कर बात प्रकट करना या लिखे हुए को पढ़ना। जैसे आप जब अपने क्लास टीचर्स को, वर्ग अध्यापक को, वर्ग शिक्षक को आप अपने देते हैं जब आवेदन पत्र, तो वो पढ़ते हैं तो ये देखते हैं यहां आपने क्या लिखा है, तो वो भी लिखित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और आप भी लिखित भाषा का प्रयोग किए, ये दोनों लिखित भाषा हुआ। लिपि हमने क्या क्या अभी समझा? भाषा किसे कहते हैं? तो अपने मन की बातों को एक दूसरे से जब प्रकट करते हैं, जब बोलते हैं या सुनते हैं, लिखते हैं या पढ़ते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा 2 प्रकार के होते हैं, उसके 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। अब आते हैं छात्रों लिपि। लिपि किसे कहते हैं? तो भाषा के लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। भाषा के लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। यह लिपि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखते हैं? तो देवनागरी लिपि में। पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में। अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में। उर्दू भाषा फारसी लिपि में। बांग्ला भाषा बांग्ला लिपि में। गुजराती भाषा देवनागरी लिपि में। ये देवनागरी लिपि में हिंदी, संस्कृत, गुजराती लिखते हैं। उर्दू भाषा को फारसी में लिखते हैं। ये है उर्दू भाषा। ये बांग्ला है। आमी भारत के भालोवासी, यहां लिखा हुआ है हिंदी में। हिंदी विश्व की दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी विश्व की दूसरी सबसे बड़ी बोली जाने वाली भाषा है, ये लिखा हुआ है। आज हिंदी विश्व की तीसरी सबसे बड़ी बोली जाने वाली भाषा। कैसे? तो प्रथम भाषा कहाँ है? प्रथम भाषा है अंग्रेजी, दूसरी भाषा चीन की भाषा और तीसरी सबसे बड़ी भाषा हिंदी अंतर्राष्ट्रीय भाषा में है। पंजाबी भाषा गुरुमुखी में है। अंग्रेजी भाषा में आई लव माई कंट्री, मैं अपने देश को बेहद चाहता हूं। जी हाँ, सभी लोग, भारत के सभी लोग भारत को बेहद चाहने वाले हैं। भारत के लिए तो सैनिक अपने जान तक न्यौछावर करते हैं। इस तरह से अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियां होती हैं। जैसे बंगला में लिखा हुआ है आमी भारत के भालोवासी, मैं भारत को बहुत प्यार करता हूं। इसी तरह से प्रत्येक भारतीय गोवा पर गांव 6, यानी हम भारत को बेहद प्रेम करते हैं, इसे लिपि कहते हैं। लिपि भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। भाषा में हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा मानी जाती है, लेकिन हिंदी राजभाषा है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हुई थी। कब हुई थी? 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 यानी 47 में हमारा देश आजाद हुआ और 49 में हिंदी को राजभाषा 14 सितंबर को घोषित किया गया। 14 सितंबर को घोषित करने के कारण ही 14 सितंबर को ही हम
हिंदी दिवस मनाते हैं। प्रत्येक वर्ष भारत में 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में घोषित किया गया और इस तरह से भारत में कुल 22 राजभाषा है। छात्रों, हमने भाषा पढ़ा, लिपि पढ़ा, भाषा के रूप पढ़ा। अब व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? तो व्याकरण जिस शास्त्र से भाषा के शुद्ध रूप और प्रयोग का ज्ञान होता है, जिस शास्त्र से, शास्त्र यानी किताब, पुस्तक, बुक, जिस बुक से, जिस पुस्तक से, जिस किताब से, जिस शास्त्र का अर्थ होता है पुस्तक, पुस्तक का पर्यायवाची शब्द है शास्त्र, जिस शास्त्र से भाषा के शुद्ध रूप और प्रयोग का ज्ञान होता है उसे व्याकरण कहते हैं। शुद्ध रूप। कैसा शुद्ध रूप? मम्मी मम्मी मुझे बिस्कुट लेना है, दुकान पे जाऊंगा, बिस्कुट लाऊंगा। बिस्कुट लेने गए, मेरा बिस्कुटवा क्यों ले लिया? ये बिस्कुटवा, ये शुद्ध नहीं हुआ ना। क्यों? क्योंकि बिस्कुटवा आप किसी भी दुनिया के डिक्शनरी में खोजते रह जाओगे, नहीं मिलेगा। गमछवा कहाँ है? लोटवा दो ना। अंकल जी पूरी 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 पुड़िया दो, पुड़िया दो। खा रहे हैं तो जलेबियां चाहिए। अरे वो तो मेरा जो दोस्त है ना, वो बैटवे लेके भाग गया। तो ये बैटवा, बोलवा, ये सब शुद्धता नहीं है। अतः व्याकरण सम्मत हमें शुद्ध भाषा, व्याकरण हमें क्या सिखाता है? शुद्ध शुद्ध बोलना, पढ़ना तथा लिखना। कौन सिखाता है हमें? व्याकरण। जैसे देखिए, ये मैडम हैं, आंटी हैं, दीदी हैं, ये व्याकरण के सम्मत शुद्ध शुद्ध नहीं बोल रही हैं। ये बोल रही हैं यहां पर कि मेरे को दिल्ली जाना है। मेरे को, ये सही नहीं हुआ। मुझे दिल्ली जाना है। मेरे को बाजार जाना है, मुझे बाजार जाना है। यह इन सभी चीजों को शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना और शुद्ध शुद्ध लिखना हमें कौन सिखाता है? व्याकरण। और व्याकरण किसे कहते हैं? तो जिस शास्त्र से हमें, जिस शास्त्र से भाषा के शुद्ध रूप और प्रयोग का ज्ञान होता है उसे व्याकरण कहते हैं। आशा करते हैं छात्रों आप लोगों को बेहद अच्छा लगा होगा। भाषा किसे कहते हैं? तो मनुष्य अपने विचारों को जिस माध्यम से प्रकट करता है, बोलता है, एक दूसरे से आदान प्रदान करता है, उसे भाषा कहते हैं। मनुष्य अपने विचारों को जिस माध्यम से आदान प्रदान करता है, आदान प्रदान करता है, उसे भाषा कहते हैं। भाषा के कितने रूप हैं? 2 रूप हैं। कौन? मौखिक और लिखित। और जिस तरह से मैंने आपको मौखिक और लिखित बताया, यह एक भाषा का भी रूप है, सांकेतिक। लेकिन सांकेतिक भाषा मूल रूप से सभी लोग एक दूसरे से की बातों को नहीं समझ सकते, इसीलिए इसे भाषा के रूप से अलग कर दिया गया। अब मौखिक और लिखित भाषा है, तो मौखिक भाषा किसे कहेंगे? तो मुंह से बोल के, मौखिक है, मुख से बोलकर, और बोलेगा कोई आदमी तो कान से सुनाई देगा, तो कानों से सुनकर, मुंह से बोलकर तथा कानों से सुनकर जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। और लिखकर या लिखे हुए को पढ़कर जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे लिखित भाषा कहते हैं। छात्रों फटाफट जवाब देना है, मैं पूछूंगा अभी। तो रेडियो से गाना सुनना
मौखिक भाषा। टेप रिकॉर्डर में गाना सुनना, मौखिक भाषा। अगर स्कूल में, विद्यालय में प्रधानाचार्य किसी बात को आपको समझा रहे हैं माइक के द्वारा, उसको सुनना, मौखिक भाषा। टीवी देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उसमें गाना बज रहा है और अलग अलग सीन दिखाई दे रहे हैं, कार्टून दिखाई दे रहे हैं, वो भी मौखिक भाषा है, क्योंकि टीवी से आवाज आ रही है और हम सुन रहे हैं। इसी तरह से अखबार पढ़ना, लिखित भाषा। चिट्ठी लिखना, लिखित भाषा। किताब पढ़ना, लिखित भाषा। कॉपी में लिखना, लिखित भाषा। वेरी गुड। इतने आप भाषा को बेहतर ढंग से समझ चुके हैं, बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छे छात्र हैं। अतः अब भाषा से आगे बढ़ते हैं तो ये मौखिक और लिखित के बाद लिपि आता है। लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। हम भाषा को जिस तरीके से लिखते हैं वो लिपि है। लिपि कौन कौन से होते हैं? तो देवनागरी, हिंदी को किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी। अंग्रेजी रोमन लिपि में, पंजाबी गुरुमुखी लिपि में, बांग्ला बांग्ला लिपि में और गुजराती देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। बस इतना आशा पढ़ना है, हमें याद रखना है। हमें आशा करते हैं छात्रों आपको याद हो गया होगा। उसके बाद आता है व्याकरण। किसे कहते हैं? व्याकरण जिस शास्त्र से हमें भाषा के शुद्ध रूप और प्रयोग का ज्ञान हो, यानी शुद्ध शुद्ध जो शास्त्र हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, पढ़ना तथा लिखना सिखाता है, वह व्याकरण है। अब क में आकर कई बार सर बोलते हैं लिखो काला, तो लिखते हैं काला ऐसे। ये काला है? नहीं, ये काले है। ये एकले का मात्रा है, आ का मात्रा तो यहां है, तो यहां अगर आ देंगे तब होगा काला। अगर हम बोलते हैं केला लिखने को तो लिख दिया छात्र ये। अब इसका मतलब बदल गया। हमने कहा था केला लिखने के लिए और छात्र ने लिख दिया किला। किला तो राजाओं का किला होता है, ये तो केला है, खाने वाला केला। अब केला को लिखने किला, बस बात बदल गई। काम खराब। नंबर मिलेंगे या कट जाएंगे? कट जाएंगे। और ये जो लिखेगा उसे मिलेगा, यानी क पर एकले देंगे तब के होगा। यह बातें कौन सिखाता है हमें? व्याकरण शुद्ध शुद्ध बोलना तथा लिखना सिखाता है। छात्रों आशा करते हैं आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से, और याद कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आप बड़े बहादुर हैं, आप भारत के नन्हे सैनिक हैं, वीर जवान बनने वाले हैं, और आप में से ही कोई वैज्ञानिक, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर बनेंगे। अतः मन लगा के पढ़ाई कीजिए और संतोष सर के साथ हंसते हंसते पढ़िए। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।